अपनी सेकंड वीडियो में रिसीव्ड पेमेंट अकाउंट के अंदर तीन अकाउंट के बारे में बात करते हैं। फाइनेंशियल अकाउंट ऑफ एनपीओ। नंबर एक रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, नाम से जाहिर है रिसिप्ट और पेमेंट अकाउंट। दूसरा है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट और तीसरी है बैलेंस शीट ऑफ द एंड ऑफ द ईयर। हम इन तीनों में से सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट के बारे में। ये होता क्या है, इसका नेचर कैसा होता है, इसमें कौन सी ईयर की ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड किया जाता है, किस तरीके से मेंटेन किया जाता है, उसको बनाने के लिए कुछ हम पास फीचर्स पढ़ेंगे इसके बारे में। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। ए रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट इज अ समरी ऑफ ऑल कैश एंड बैंक ट्रांजेक्शन। कहने का मतलब है इसके अंदर केवल कैश और बैंक से रिलेटेड ट्रांजेक्शन को ही रिकॉर्ड किया जाता है। कुल मिलाकर समझ में आ रहा है, यानी वो ट्रांजेक्शन जो कैश और बैंक से रिलेटेड होगी। कुल मिलाकर क्रेडिट ट्रांजेक्शन को इसमें रिकॉर्ड नहीं किया जाता। क्रेडिट मतलब उधार से रिलेटेड ट्रांजेक्शन में नहीं आती। इट इज प्रिपेयर्ड एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड फ्रॉम द कैश बुक। ये कैश बुक के अकाउंटिंग पीरियड मतलब एंड में बनाया जाता है। कैश बुक बनाने के बाद इसे बनाया जाता है। फीचर, इट इज अ रियल एसेट अकाउंट। ये रियल एसेट अकाउंट होते हैं। क्योंकि रियल एसेट अकाउंट इसलिए होता है क्योंकि इससे इसकी जो स्टार्टिंग होती है ओपनिंग कैश और बैंक से होती है और एंड में जो बैलेंस बचता है उसे कैश और बैंक बोलते हैं, इसलिए रियल अकाउंट है। रियल अकाउंट आपने पढ़ा होगा, यानी एसेट अकाउंट यानी कैश से रिलेटेड अकाउंट है तो रियल अकाउंट है। समझ में आ रहा है। अगर इस अकाउंट से हम प्रॉफिट लॉस मेंटेन करते हैं तो ये नॉमिनल अकाउंट होता, यानी हमारा एक्सपेंस अकाउंट जिसे हम कह सकते हैं। लेकिन ये एक एसेट अकाउंट होता है। क्यों? क्योंकि इस अकाउंट से हम कैश के बैलेंस को डिटरमाइन करते हैं कि कितना फर्म के पास कैश है नहीं है इस ऑर्गेनाइजेशन के पास। इट इज प्रिपेयर ऑन द कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। नाम से कैश बेसिस। कैश बेसिस का मतलब है केवल कैश से रिलेटेड ट्रांजेक्शन को इसमें रिकॉर्ड किया जाता है, किसी भी उधार ट्रांजेक्शन को इसमें रिकॉर्ड नहीं किया जाता। समझ में आया मेरी बात को? यानी रिसीप्ट या पेमेंट अकाउंट के बारे में पता चला कि एक रियल अकाउंट है। नंबर दूसरा, इट इज प्रिपेयर ऑन द कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। कैश बेसिस का मतलब है केवल कैश से रिलेटेड ट्रांजेक्शन को इसमें रिकॉर्ड किया जाता है, कैश और बैंक से रिलेटेड। इट इज इंक्लूड ऑल द रिसीप्ट एंड पेमेंट मेड इन ड्यूरिंग करंट ईयर, पास्ट ईयर और नेक्स्ट ईयर। इसके अंदर हम जो मान लो मुझे कोई पैसा रिसीप्ट होता है तो हम ये कंसीडर नहीं करेंगे कि वो पास्ट का है, वो प्रेजेंट का है या फ्यूचर का है। मुझे इस साल मान लेते हैं हम 1 अप्रैल 2019 से 31 मार्च 2020 तक का अकाउंट मेंटेन कर रहे हैं, तो इस ईयर में मुझे कुल मिलाकर एक बंदे से सब्सक्रिप्शन इस ईयर में मुझे 60,000 रुपये मिलते हैं। चाहे इसमें प्रीवियस ईयर का पैसा हो, चाहे इसमें पास्ट ईयर का पैसा हो, मतलब कि नेक्स्ट ईयर का पैसा हो। और इसमें मान लेते हैं 60,000 में पास्ट का पैसा भी मान लेते हैं और हम नेक्स्ट ईयर का भी और प्रेजेंट का, तीनों का पैसा मान लेते हैं। लेकिन जब हम रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट बनाते हैं तब हम ये कंसीडर नहीं करते कि वो प्रेजेंट का है, पास्ट का है या आपका करंट ईयर का है। हम उसको कंसीडर किए बिना ही उस टोटल पैसे को हम रिसीट साइड में दिखा देते हैं। समझ आया? कुल मिलाकर हम इसमें चीज का कंसीडर नहीं करते कि वो पैसा करंट का है, पास्ट का है या वो नेक्स्ट ईयर का है। कुल मिलाकर हमें जितना अमाउंट कैश रिसीव्ड हुआ उसे हम रिसीप्ट साइड में शो कर देते हैं। एट इट डज नॉट इंक्लूड नॉन कैश आइटम लाइक बैड डेट डेप्रिसिएशन। मैंने बता चुका हूं पहले कि इसमें नॉन कैश आइटम को रिकॉर्ड नहीं किया जाता, ऐसे आइटम जिससे आप कैश से कोई लेना देना नहीं है। ठीक है। इट स्टार्टेड विद द ओपनिंग कैश एंड ओपनिंग बैंक बैलेंस। इसे जो स्टार्टिंग किया जाता है इसका जो स्टार्ट होता है वो ओपनिंग बैंक या कैश बैलेंस से स्टार्टिंग होता है या ओवरड्राफ्ट से हो सकता है, और जो एंड में जो बैलेंस बचता है उसे कैश इन हैंड या कैश इन बैंक या बैंक ओवरड्राफ्ट कुछ भी बोल सकते हो। अगर देखा जाता है कि रिसिप्ट और पेमेंट अगर हमारी देखा दो साइडें आ जाती है, एक होती है रिसिप्ट इस तरीके से, ये रिसिप्ट साइड होती है हमारी, ये अमाउंट होता है, ये पेमेंट होते हैं, ये अमाउंट होता है। यहाँ पर ओपनिंग बैलेंस आता है। अगर हमारा बैलेंस पॉजिटिव है, अगर बैलेंस नेगेटिव है तो बाय बैलेंस बीडी देखिए ओवरड्राफ्ट आ जाता है। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है। और हमारा क्लोजिंग बैलेंस यहाँ बचता है, अगर यहाँ प्लस का है तो यहाँ बचेगा, अगर हमारा नेगेटिव बच जाता है तो यहाँ बच जाता है, जिसे हम ओवरड्राफ्ट पे शो कर देते हैं। समझ आ रहा है? यानी कि डेबिट साइड का क्लोजिंग बैलेंस ओवरड्राफ्ट को शो करेगा और क्रेडिट साइड का
क्रेडिट साइड का जो बैलेंस बचेगा क्लोजिंग में वो हमारा बैंक बैलेंस को शो करेगा +1। समझ आया? रिसिप्ट शो द डेबिट साइड, जो डेबिट साइड होती है उसे रिसिप्ट बोला जाता है और जो पेमेंट साइड होती है उसे क्रेडिट कहा जाता है। कुल मिलाकर रिसिप्ट साइड को डेबिट में दिखाया जाता है और पेमेंट साइड को क्रेडिट में शो किया जाता है। और एक सबसे बड़ी बात इसके अंदर रिवेन्यू आइटम और कैपिटल आइटम की कंसीडर नहीं किया जाता कि पैसा किससे आ रहा है, रिवेन्यू आइटम से आ रहा है या कैपिटल आइटम से। आपको सिर्फ ये देखना है कि आपके पास कैश आ रहा है, चाहे वो रिवेन्यू आइटम से आए चाहे वो कैपिटल आइटम से आए। रिवेन्यू आइटम जो भी हमें सर्विसेज के बदले मिलता है, कैपिटल आइटम यानी अपनी एसेट या परिसंपत्ति को बेचकर जिस समय पैसा इनकम अर्न होती है। तो हमें ये नहीं देखना कि वो रिवेन्यू आइटम है या वो कैपिटल आइटम है। कुल मिलाकर रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट के अंदर हम केवल कैश को लेके चलते हैं कि कैश आ रहा है या जा रहा है। समझ में आया? इसके बारे में हम अगली वीडियो में इस टॉपिक के बारे में आगे पढ़ेंगे।